फर्स्ट वीडियो में सोशल रिलीजियस कॉज को डिस्कस करने के बाद सेकेंड वीडियो में आज हम उससे नेक्स्ट कॉज को डिस्कस करेंगे, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लिए। फर्स्ट वीडियो में होप्स हो कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो चलिए सेकेंड में शुरू करते हैं। पॉलिटिकल कॉज को हमने फर्स्ट में डिस्कस कर लिया है। आज जो हम करेंगे सोशियो रिलीजियस कॉज। इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्पार्क पॉइंट हैं छोटे छोटे। हाँ, सही सुना आपने, स्पार्क पॉइंट। यहाँ पे ये सोशियो रिलीजियस कॉज है, इस चीज को समझिए। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज इंटरफेरेंस विथ सोशल कस्टम्स। द सेकेंड पॉइंट इज दैट इज मॉडर्न इन्वेंशन। द थर्ड पॉइंट इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सिमिलरली करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन and operation of the poors, activities of missionaries, and similarly western education, tax and so many things over there, okay, and law of property। ये सारी चीजें हैं। मतलब यहाँ पर भी चीज़ों को मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स में मिलाकर हम एक रिलीजियस सोशियो रिलीजियस में क्या इंटरफेरेंस रहा, ब्रिटिशर्स का लोग कैसे सेटिस्फाई नहीं थे, तो ये भी सारी चीज़ें एक स्पार्क की तरह काम की। किसके लिए? 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट दैट इज एक्चुअल में इंटरफेरेंस। इनका क्या मतलब था भारतीय संस्कृति में छेड़छाड़ करने की? तो चलिए सबसे पॉइंट समझते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ सोशल कस्टम में क्या होने लगा? देखो, द ट्रूथ इज इन लोगों ने जितने इंटरफेरेंस किए खासकर सोशल कस्टम्स को लेकर, दैट इज गुड, अच्छा था। मतलब आज भी अब जरा सोचो, अगर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अगर सती प्रथा खत्म नहीं किया होता तो मतलब आज भी महिला मतलब विडोज जो है वो आज भी पति के साथ वो भी मतलब उस चिता पे जल रही होती। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे आकर 1829 में बैन कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब चलो ये चीज़ें तो बंद हो गई। अब पति के जाने के बाद पत्नी रह सकती थी जिंदा, लेकिन सिर्फ जिंदा पत्नी मतलब विडो होती है, तो विडो रीमैरिज नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर बाद में कॉर्नवालिस वगैरह आए, है ना, उन्होंने बोला कि नहीं, ये विडो रीमैरिज पॉसिबल है। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया 1856 में कि विडो रीमैरिज हो सकता है, विडो रीमैरिज एक्ट लाकर। इतना ही नहीं, कस्टम्स में उन्होंने और भी क्या सोशल कस्टम्स में इंटरफेयर किया, वो चीज़ें समझते हैं। उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को अडॉप्ट किया, मतलब कि उन्हें ये लगा कि यहाँ के बच्चों को मतलब भारतीय बच्चों को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। मतलब उन्होंने क्या किया, मैं आपको बताऊंगा, वन बाय वन करके बताऊंगा कि इन्होंने मदरसा में इंटरफेयर किए और फिर कुछ संस्कृत स्कूल वगैरह में इन्होंने इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें इंटरफेरेंस, इनके सोशल इंटरफेरेंस था, जो उनका अपना कस्टम, जो उनके रिचुअल्स में इंटरफेरेंस था, ये भारतीयों को पसंद नहीं था। हाँ, ये बात सही है कि ये सारे चेंजेस आज के डेट में सही लग रहे हैं, लेकिन कुछ चेंजेस और भी हुए जो कि फेवर में नहीं थे और आज भी नहीं है। तो दिस इज द वन ऑफ द स्पार्क फ्रॉम द सोशियो रिलीजियस कॉज। चलिए नेक्स्ट मूव टू सेकेंड स्पार्क, है ना चीजें। तो उसका है मॉडर्न इनोवेशंस, एप्रीहेंशंस ऑफ मॉडर्न इनोवेशंस। इसमें क्या होता था आप समझिए। जो मॉडर्न इनोवेशंस हुए थे, जैसे रेलवे सबसे पहले ऑफकोर्स ब्रिटिशर्स ने लेकर आए थे यहाँ पर। वो भी पर्पस उनका ही था। क्या था? वो चीज़ों को कैरी करते थे एक जगह से दूसरी जगह तक और ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में। क्लियर? तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो रेलवे आई थी तो सिर्फ वो पहले मालवाहक थी, मतलब वो एक कैरी करने वाला था, एक कैरियर होता था, ना कि पैसेंजर ट्रेन नहीं थी। बाद में जब पैसेंजर आया तो लोगों ने इसमें देखा कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्या डिस्क्रिमिनेशन है? जो मॉडर्न इनोवेशन लेके आया है ये भारतीयों को अलग कर रहा है। किस बेसिस पे? अपर कास्ट वाले एक साइड बैठेंगे, लोअर कास्ट वाले वो अलग साइड से बैठेंगे। मतलब इनके बीच में एक बाउंड्री क्रिएट कर रहा है। मतलब मेंटली they started to draw a boundary between the lower caste and upper caste. They just started to emphasize what is the difference between the two upper and lower caste. एक्चुअल में भारतीय इस चीज़ को नहीं समझ रहे थे कि अरे अपर मतलब बहुत, लोअर मतलब नहीं। लेकिन इन लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि लेटर ऑन दे यूज्ड these marked line as a tool। आपको भी पता है। तो खैर ये सारी चीज़ें उन्होंने तो मॉडर्न इनोवेशन में लोग रेलवे को भी अडॉप्ट नहीं करना चाहते, रेलवे को भी वो मतलब अच्छी चीज़ें नहीं समझ रहे थे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पेनिट्रेट कर रहा था इनके कस्टम्स को और उनके रिचुअल्स को।
चलिए, सेकंड क्या था? सेकंड में भारत ने, अभी चीज़ों को समझ के लिए, भारत में सबसे पहले इन लोगों ने टेलीग्राफ लेके आए। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे, जितनी भी चीज़ें ब्रिटिशर्स ने लेके आए वो उनके खुद के पर्पस के था। टेलीग्राफ लेकर आए, समझ के लो। तो टेलीग्राफ में क्या होता है कि पहले वायरलेस नहीं होता था। अब तो चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा वायरलेस यूज़ कर रहे हैं, पहले वायरलेस नहीं होता था। तो इसको कम्युनिकेशन करने के लिए ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हर थोड़ी थोड़ी दूर में एक इलेक्ट्रिक मतलब वायर पोल मतलब फाउंड करते थे कि उसे लगाना है वहाँ पे, ठीक है। वायर पोल के लिए उन्होंने देवर स्टार्टेड टू इरेक्टेड टू पावर poles at every interval of distance। ये सारी चीज़ें ले रहे थे। लेकिन लोग जो थे वो ये समझ रहे थे कि ये पोल, अब जाहिर सी बात है पहले पोल लगाएंगे बाद में उस पर वायर, यही होता है आज भी। लेकिन जब तक पोल लगाया जाता था तो लोग समझते थे कि अच्छा, जो भी ब्रिटिश का रूल नहीं मानेगा उसे लटका दिया जाएगा। तो लोगों के पास एक गलत मैसेज जा रहा था, लेकिन ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी थी जो लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, मतलब टाइम के साथ। अब आता है नेक्स्ट, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। क्या है ये? आप इस चीज़ को समझिए। उन्हें ये लग रहा था, समझ के लो, तो उन्हें ये लग रहा था कि यार मुस्लिम्स जो हैं हिंदू हैं, ये बहुत क्रूल होते हैं। ये हमारी बात को, हमारी संस्कृति को, जो हम चेंजेस लाना चाह रहे हैं, जो हम मॉडर्न, जो थोड़ा इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट ऑल दिस चेंजेस, ऑल दिस क्विक चेंजेस। चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल फील्ड में हो, या फिर किसी लेक्चर और लॉयर्स में हो। मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं चाह रहे थे। कौन? जो ओल्ड कस्टम्स, जो मुस्लिम्स और हिंदू थे, वो उन्हें कंसिडर करते कि ये बहुत क्रूल हैं, इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, या अनफेथफुल हैं, ये सारी चीज़ें। तो यूरोपियन जो ऑफिसर्स थे वो बहुत बुरी तरीके से इनके साथ ट्रीट करते थे, इनका इंसल्ट, मतलब इंडियंस का इंसल्ट किया करते थे। उनके साथ बहुत अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था, एक दूसरे को अलग करते थे उनके साथ। मतलब they were treating just like where they are existing in between the some other community whether they cannot cope up any more duration with them। ये बहुत खतरनाक था। तो फाइनली these things are added as a spark for the war of independence as well। Now come to the point, corruptions in administration। करप्शन, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत करप्शन होता था। जो ब्रिटिशर्स होते थे, दे वर थिंकिंग दैट आई एम द सुप्रीम, ठीक है, वी आर द सुप्रीम, सो वी आर रूलिंग ओवर हियर। तो वो बहुत टाइप से, मतलब के जो ऑफिशियल्स होते थे वो चोर होते थे, है ना। दे स्टार्टेड टू क्राइम ओनली बाय यूजिंग देयर पावर। वो कॉमन मैन को लूटते थे, है ना। दे स्टार्टेड टू, वो लूटना शुरू कर दिए थे। इवन उन पे ऑपरेशन, मतलब दे वर स्टार्टेड टू, पुअर पीपल्स वर अप्रेस्ड बाय द दिस मिलिटेंट, दिस पुलिस, एंड सिमिलरली मेंटली दे वर मेंटली टॉर्चर्ड एज वेल। तो ये सारी चीज़ें करप्शन से एडमिनिस्ट्रेशन में आती थी। तो ये भी एक रीज़न था। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑपरेशंस ऑफ द पुअर। पुअर ने क्या किया? पुअर पे क्या होता था मैं आपको बताऊँ। भारत में ऐसा नहीं है कि चीज़ें एक साथ बदली, एक नया रिवोल्यूशन आया, एक नई क्रांतिकारी आई, ऐसा नहीं। भारत में पहले भी पीजेंट थे। भारत में पहले पॉपुलेशन इतना ज़्यादा नहीं था, लोग काम करते थे, गांव में काम करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स इन्हें एक अलग ही, चूँकि वो अपने रूल्स इम्पोज कर चुके थे, तो जो रिच होते थे, जो जुडिशियल सिस्टम से, जो कॉम्प्लेक्स जुडिशियल सिस्टम होता था, वो इन्हें नहीं समझ में आता था। तो इन्हें ये लगता था इंडियंस को कि नाउ दे आर मोर एडवांस्ड as compared to we are, as compared to us। So finally they started to obey all the instruction that is coming from the British rule। तो उन्हें ये, और उस रूल में कहीं ऐसा नहीं होता था, लेकिन फिर भी दे स्टार्टेड टू फ्लॉगिंग, टॉर्चरिंग, मेंटल इम्प्रेसमेंट एंड एवरीथिंग। तो इन्हें ये लगता था कि अगर इनमें से, इनके पास एक डर होता था कि अगर हमने जो हमारे पास रेवेन्यू है, जो हमें टैक्सेस देने हैं, जो लैंड रेवेन्यू होता था, जो इंटरेस्ट होता था, अगर हमने कुछ कर्ज लिया, अगर वो कर्ज नहीं किया तो हमें वो क्या करेंगे। तो ये सोचते थे कि हमें, जो इंडियन जो पोर्स होते थे, तो उनको ये लग रहा, तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। तो ये जेल की डर, मतलब वो सारे फियर ऑफ जेल ये कह सकते हैं आप, उनसे बचने के लिए दे स्टार्टेड टू ओबे ईच एंड एवरी ऑर्डर without caring whether these orders may kill themselves as a whole। वो वापस उसे ही खत्म कर देगा। तो they started, actually they have a they were mentally tortured, they were completely imbalanced in their own society। अपनी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा
डिस्टर्ब थे। तो फाइनली दे स्टार्टेड टू rely each and everything slowly, and that the point 1857 came where they started where all of them get together and started a war against the Britishers that we have to go with. So these are the sparks only. Again I am raising the same point. अब आता है एक्टिविटीज और मिशनरीज की बात करें हम, मतलब नेक्स्ट पॉइंट इसी में मिशनरीज एक्टिविटीज और मिशनरीज में क्या होता था। अब इस चीज़ को समझिए, जो पहले जो जगह होता था, पहले आप देखिए लोगों ब्रिटिशर्स जो थे इंडियन से अलग थे, किस पॉइंट में, रेस में, रिलीजन में, उसके बाद उनके जो सेंटिमेंट्स होते थे वो अलग थे। देवर मॉडर्नाइजर, देवर ओल्ड कस्टम्स, देवर रिलीजियस फोकस्ड। इंडियंस क्या होते थे, तो ये दोनों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता था इन सभी चीज़ों को। उस पर से ब्रिटिशर्स का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हुआ करता था इनके ही कस्टम्स में। इंडियन तो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें उनके कस्टम्स के बारे में पता भी नहीं था और ज़रूरत भी नहीं था, क्योंकि वो इन पर रूल कर रहे थे, तो उन्हें ऐसा लग रहा था। तो ये सारी जो चीज़ें थी वक्त के साथ इतना मतलब बैड। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, शुरू में उन लोगों ने एजुकेशन, यहाँ पे इंग्लिश इंट्रोड्यूस किया गया। फिर उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा, पहले तो शुरू में दे वर फेवर, जो पहले के जो गवर्नर जनरल्स आए जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक वगैरह हो गए, कॉर्नवालिस वगैरह हो गए, ये थोड़ा टेम्पल्स वगैरह में थोड़ा एज ए ट्रस्टी एज ए पार्टिसिपेट करने लगे। वो सपोर्ट करते थे कि ठीक है आइडल वर्शिप होनी चाहिए, मतलब मूर्ति पूजा होनी चाहिए, है ना। पहले इवन दे वर इन्वॉल्व इन सो मेनी लिटिल मोर सेरेमनीज एज वेल, जो भी होता था उस पर वो पार्टिसिपेट भी करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त निकलता गया 1813 के बाद, है ना, 1813 के बाद ये सारी चीज़ें बदलने लगी। बदलने क्या लगी, इन लोगों ने कहा कि आइडल वर्शिप इज, आई थिंक इट इज जस्ट लाइक हैज़ नो मीनिंग। तो उन लोगों ने इस चीज़ को स्लोली डाउन करने लगे, मतलब लोगों को कम्युनिकेट करने लगे कि आई थिंक इट इज़ फार बेटर टू मूव टुवर्ड्स द क्रिश्चियनिटी, मतलब वो क्रिश्चियनिटी को कन्वर्जन में, मतलब एक मिशनरीज, एक मिशन लेकर है कि नहीं ठीक है वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्रिश्चियंस थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो वहाँ पे उन्होंने क्रिश्चियन को बहुत ज़्यादा, मतलब क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा मतलब एम्फेसाइज किया, बहुत ज़्यादा उसको मतलब वाइडली उसको एक्सप्लोर किया कि व्हाट क्रिश्चियन इज एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाई वी हैव टू मूव, व्हाई वी हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम द हिंदू और सम अदर रिलीजन लाइक मुस्लिम टू क्रिश्चियंस। तो ये एक था एक्टिविटीज़ में। तो लोगों को ये चीज़ नहीं बता रहा था कि हमारे कस्टम से, हमारे रिलीजियस में इनका क्या काम है, ये भी अनदर स्पार्क पॉइंट था। अब आता है फियर्स ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताऊं क्या, किसी भी देश की अगर इकोनॉमिक, आर्थिक कंडीशन, जो भी चीज़ें हैं, जो भी कंडीशन अगर बदलनी है ना, तो सबसे पहले वहाँ के एजुकेशन सिस्टम पर अटैक करो, सीधी सी बात। तो ब्रिटिशर्स को ये बात पता थी, वो ये कह रहे थे कि अगर इन्हें हम अपने अकॉर्डिंग बनाए भी तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा लैंग्वेज इन सबको आना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, ब्रिटिशर्स तो हिंदी बोलना सीखते नहीं, ठीक है, वो तो उन्हें कोई सिखाता नहीं, क्लियर। लेकिन दे स्टार्टेड टू इंट्रोड्यूस द इंग्लिश इन देयर स्कूल, कॉलेजेस, ये सारी चीज़ें होने लगी। जो मॉडर्न आया तो यहाँ बच्चों को इंग्लिश, मतलब ऐसा होने लगा कि यहाँ पे इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया गया। इसके दो जो एग्जाम्पल हैं वो बहुत खतरनाक हैं। कोलकाता में एक मदरसा था, ठीक है, 1829 में। वहाँ पे लॉर्ड डलहौजी ने बोला कि नहीं, इस मदरसे में इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। इतना ही नहीं, बनारस में जो संस्कृत कॉलेज था वहाँ पर भी उन लोगों ने इंग्लिश को कंपलसरी सब्जेक्ट कर लिया। मतलब देख लो कोलकाता कहाँ पर है, बंगाल रीजन में देख लीजिए, और इधर बनारस आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में। मतलब पैन इंडिया में ये कहीं ना कहीं इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कर रहे थे एज ए कंपलसरी, ताकि ये बच्चे जब बड़े होंगे तो हमारे लैंग्वेज को, हमारे सेंटिमेंट्स को समझ पाएंगे। लेकिन उसी टाइम में मदरसा और संस्कृत कॉलेज, मतलब पुजारी और जो मौलवी होते थे वो ये सोच रहे थे कि अरे मतलब इंग्लिश को लाने का मतलब है, इंग्लिश में चूँकि बाइबल्स वगैरह इंग्लिश में है तो इंग्लिश इनको पढ़ाएंगे और ये क्या करेंगे, हमारे मुस्लिम बच्चों को क्या कराएंगे, क्रिश्चियन बना देंगे, और हमारे हिंदू बच्चों को क्रिश्चियन बना देंगे। तो दे वर थिंकिंग कि अच्छा ये रिलीजियस कन्वर्जन, मतलब क्रिश्चियनिटी का एक्चुअल में मेन विज़न है इनका। तो ये लोग ये सोच रहे थे इस टाइम पे। तो खैर ये सारी चीज़ें, तो दीज आर द पॉइंट व्हाट ये बोल रहे थे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम है, हमारे सोशल रिलीजियस में एजुकेशन का एज अ वीपन बना के ये यूज़ कर रहे हैं। नाउ उसके बाद आता है टैक्सिंग एट रिलीजियस प्लेसेस। पहले ऐसा होता था
जब मुगल्स होते थे, जब हिंदू किंग होते थे, उस टाइम ऐसा होता था कि मस्जिद हो या मतलब मॉस्क हो या फिर टेम्पल्स हो, उनके ही आसपास के लैंड में जो लोग रहते थे उन्हें कुछ पे नहीं करना पड़ता था, कोई टैक्स वगैरह पे नहीं करना पड़ता था। इवन मॉस्क और टेम्पल्स के कोई टैक्सेस नहीं जाते थे वहाँ के किंग्स को, मतलब जो प्रिंस होते थे उन्हें नहीं जाता था। लेकिन अब क्या हुआ कि टैक्सेस इम्पोज होने लगा, मतलब रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द इंडियंस वर दे वर वेरी हार्डली हर्टेड बाय द officials when the taxing over the lands belonging to the temples and mosques were introduced। अब ये जो टैक्सेशन था ये एग्जेम्प्टेड था कब, जब इंडियन रूलर्स थे। अब अचानक से ये इम्पोज हो गया, तो क्वेश्चन ये है कि मॉस्क और टेम्पल जैसी चीज़ों का इनकम क्या होता है, जहाँ जो वहाँ पे लोग चंदा डालते हैं, अब उसका भी टैक्स जाने लगेगा, तो जाहिर सी बात है लोग हो जाएंगे परेशान कि ब्रिटिशर्स कहीं भी अपने टैक्स लगा रहे हैं। क्लियर। तो फाइनली चलो, अभी तक तो लैंड पे टैक्स होता था, अभी तो फूड पे टैक्स होता था, अभी तो लॉरीज वगैरह में टैक्स होता था, लो अब तो वहाँ पे भी टैक्स होने लगा जहाँ पे लोग कलेक्टिव मतलब चंदा दे के पैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही थी, इंडियन सेंटिमेंट्स को हार्ड कर रही थी वन बाय वन। चलिए नेक्स्ट आते हैं लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी में क्या होने लगा, जो हिंदू लॉज है, हिंदू लॉज 1850 में एक लॉज आया डिसेबिलिटीज का, वो ये कह रहे थे कि पहले ऐसा होता था कि हिंदू कैन नॉट कन्वर्ट टू, एक्चुअली कन्वर्जन का प्रोविजंस नहीं था हिंदूज में कि दे कैन नॉट गो विथ एनी अदर रिलीजन्स। लेकिन 1856 में 1850s के बाद हिंदुओं को एक लॉ मिल गया। क्लियर। इसके अकॉर्डिंग ये था कि ये किसी भी दूसरे रिलीजन को इनहेरिट कर सकते हैं, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, डॉग्स, जेव्स, है ना, उसके बाद जो भी हैं बुद्धिस्ट, जो भी चाहे वो हो सकते हैं। तो उनको पास, तो ये जाहिर सी बात एक टाइप का इंटरफेरेंस दिख रहा है, रिलीजियस इंटरफेरेंस। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक स्पार्क पॉइंट थी। तो आज हमने सेकेंड वीडियो में सेकेंड कॉज जो सोशियो रिलीजियस कॉज था उसे बहुत अच्छे से समझा।